स्वस्थ सखी सशक्त सखी संवाद सीरीज शुरू की गई फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट फाइनेंशियल इनोवेशन टू एम्पावर वुमेन फॉर बेटर हेल्थ आउटकम्स के अंतर्गत क्योर ने इस प्रोजेक्ट में सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करीब 500 महिलाओं के साथ दिल्ली और आगरा में काम किया। महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे माइक्रो फाइनेंस मॉडल और रोजगार से जोड़कर फाइनेंशियली एम्पावर किया गया। इस मॉडल से महिलाओं को कई डायरेक्ट इनडायरेक्ट हेल्थ बेनिफिट्स मिले। आज के संवाद यही हेल्थ बेनिफिट्स की चर्चा पर है। इस चर्चा को मॉडरेट किया गया है अर्बन प्रैक्टिशनर मिस श्वेता माथुर द्वारा और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रमन, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, दिल्ली सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं इंदिरा कल्याण विहार, कर्पूरी ठाकुर और टी मार्केट कैंप से। क्योर ने बस्तियों में स्वास्थ्य को लेकर एक सर्वे किया ये जानने के लिए कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या फैसिलिटीज लोगों के पास हैं, क्या क्या जरिया है जिससे कि अगर कोई इमरजेंसी होती है वो परेशानियां आप कैसे संभालते हैं। तो जो सर्वे किया उसमें सबसे पहले तो ये निकल के आया कि 67% तक लंबी चलने वाली बीमारियां जिनको हम क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं, उनकी दवाई रखने के लिए लोग ज्यादातर प्राइवेट अस्पताल को प्रेफर करते हैं। सरकारी अस्पताल लोग जाते हैं, वहाँ पे उनको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए तो पैसे नहीं लगते हैं, मगर काफी सारे टेस्ट जो होते हैं वो प्राइवेट अस्पताल से कराते हैं। और जब हम प्राइवेट अस्पताल की बात करते हैं तो हमको खर्चे की भी बात करनी पड़ती है, जहाँ पे काफ़ी खर्चा प्राइवेट अस्पतालों में आता है, जहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के भी पैसे लगते हैं, दवाई लेने के भी पैसे लगते हैं, टेस्ट के भी पैसे लगते हैं, जो कि सरकारी अस्पताल में नहीं लगते। ये भी एक चीज़ निकल के आई कि शायद लोगों को कुछ ये ज़रूरत है कि इकट्ठा पैसा कैसे वो रख सकते हैं अपने पास, उसी की सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है। अब मैं ये एक सवाल खुला छोड़ के आज की चर्चा शुरू करना चाहूँगी। सब दर्शकों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे साथ आज दिल्ली की कुछ महिलाएं जुड़ी हैं जो अलग-अलग बस्तियों में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो आज क्योर संस्था के साथ 2-3 साल से जुड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। और यहाँ पे महिलाओं ने मिलके सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसको हम एसएचजी से जानते हैं, अलग-अलग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं और वो अपनी कहानियां आप तक जरूर पहुंचाएंगी। हमारे साथ आज मिस्टर VR रमन जी हैं। रमन जी करीब 25 साल से स्वास्थ्य के ऊपर काम कर रहे हैं। नेशनल हेल्थ मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन है, इन सब में इनका योगदान रहा है और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े। मैं चाहूंगी कि हम शुरुआत करें इंदिरा कल्याण विहार से। हमारे साथ धर्मशिला हैं, उनसे मैं शुरुआत करूंगी। थोड़ा सा धर्मशिला, आप अगर बताएं अपनी बस्ती के बारे में और आपकी बस्ती में क्या क्या आसपास अस्पताल की क्या फैसिलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं पहले। गुड आफ्टरनून मैम। तो मैम यहाँ पे जैसे आपने कहा कि हॉस्पिटल की कोई सुविधा है, तो मैम ऐसा तो कोई सचल हॉस्पिटल आसपास में तो नहीं है, हमें दूर ही जाना पड़ता है अगर कोई रात में या फिर कभी ऐसा इमरजेंसी हो। बट छोटे छोटे मैम जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने घरों में ही एक छोटे से क्लिनिक खोल के बैठते हैं। तो मैम कभी जैसे अगर किसी को ज्यादा बुखार हो गया या ज्यादा खांसी हो गई तो वो उनसे ही दवाई लेते हैं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाता। बट जब अगर बड़ी इमरजेंसी होती है तो वो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो थोड़ी दूर है, तो हमारे एरिया में, हमारे स्लम एरिया में नहीं है। मैम यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे घर के मैम पास में ही जुड़ा हुआ एक नाला है, तो मैम ज़्यादातर बीमारियाँ तो मैम उनसे ही होने का खतरा है, क्योंकि मैम गंदगी से ही बीमारियाँ ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही मैम एक तरीके से गलत है, क्योंकि उससे ही मैम ज़्यादातर बीमारियाँ होती हैं। सही बात है। आप कुछ अपना बताएं। आपकी मम्मी मुझे पता है आपके साथ है यहाँ पे, उनको क्या तकलीफ हुई और आपने कैसे उसको संभाला। मैम जी। उनको टीवी की मतलब प्रॉब्लम है, तो मैम उनको ये प्रॉब्लम आज से मैम 1 साल पहले हुई थी। तो मैम अच्छा। अभी तक उनकी दवाई चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहा है अभी मैम, अभी पहले अच्छा, से बेटर है। तो आपकी मम्मी को टीबी की तकलीफ शुरू हो गई थी और आपने कहाँ से इलाज करा।
शुरुआत में? मैम उस टाइम पे तो मैम हमारी सेविंग्स थी मैम, उससे ही करवाया था हमने इलाज। दवाई तो सरकारी अस्पताल से मिलती है, बट जो वहाँ पे मतलब जैसे टेस्ट वगैरह होता है, वो मैम हम प्राइवेट से देते हैं। ओके, ओके। रीता देवी भी साथ में बैठी हैं। जब कोविड शुरू ही हुआ, तभी उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। रीता देवी जी, आप थोड़ा-सा बताएँ अपने बारे में? नमस्ते मैम, जो पहले लॉकडाउन हुआ था ना, उसमें जो है ना मैं अचानक जो है ना घर में गिर गई। वो नहीं बच्चे ने उठाकर और मेरा आदमी ने उठाकर ले गया आशा। आशा में भी उनका समझ में नहीं आया। वो ने मेरे को भेज दिया हॉस्पिटल प्राइवेट। वहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ तो वहाँ ने डॉक्टर बताया इनका बीपी हाई जो काफी हो गया ना, उसी वजह से ये गिर गया, तो इनको हार्ट का झटका आ गया। मेरे को उसी दिन से दवाई जो है ना नॉर्मल चल रहा है दोनों चीज। उसी दिन सारा टेस्ट पेस्ट हो गया तो मेरे को बताया कि ये दवाई आपको जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये दवाई खाने पड़ेंगे। दवाई नहीं खाएंगे तो आपको फिर अभी तो हल्का फुल्का झटका हार्ट का आया, उसके बाद जो ज्यादा आएंगे दवाई छोड़ने के बाद आपको कभी भी मौत हो सकती है। उस समय जो दिक्कत आई और उसमें जो टेस्ट हुए, तो आपने कहा कि आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा। उस टाइम भी आपने कहा कि आपके बेटे का ईएसआई कार्ड था, मगर जी वो शायद काम आया नहीं। तो जी, जो खर्चा आया, फिर आपने कहाँ से कैसे उठाया वो खर्चा? उधर से ले तब तक फिलहाल काम चलाए, उसको बाद में थोड़े थोड़े करके अपने देने लगे। ये बताइए कि जो अब आपने ये ग्रुप जॉइन किया, तो ये ग्रुप जॉइन आपने कैसे किया? क्या सोच के किया? मैं इसी सोच के किया जो हो सकता है घर में जो कितना भी आते हैं मैम, तो पैसा कहीं रखे तो कोई मजबूरी पर में उठानी ही पड़ता है। जी। उसमें जो रख दिया तो हो सकता है कल मेरे पास कोई मजबूरी आया या कोई काम हुआ तो उससे मैं ले सकते हैं उठा कर, तो उसमें तो ब्याज भी कम लगेंगे हमारे। इसी वजह से हम सोच कर इस 200 का महीना जुड़ा। ओके। हाँ। रमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, एक स्वास्थ्य की सलाहकार समिति होते हैं, मैं उसमें बैठता हूँ। जो जो लोगों की जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा हो, तो मानवाधिकार आयोग की ओर से राज्य सरकारों को, जिला सरकारों को ऑर्डर कराया जा सकता है कि आगे इस तरीके की कोई कमी जो है उनकी ओर से नहीं हाँ, होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, और काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि अगर उनको एक सुविधा जो एक कार्ड के साथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसकी सुनवाई कहाँ हो? जो जी। लेबर ट्रिब्यूनल है उसमें भी जो है इसका देता है, और जो आरएसबीवाई स्कीम पूरा ही इसी पर्पस के लिए फर्दर शुरू किया गया था। जो हम्म। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना करके वो लेबर मिनिस्ट्री ने शुरू किया था इसी पर्पस के लिए। जो इनफॉर्मल लेबर है, जो जहाँ जहाँ पे जो इनके पास कार्ड है, उनको ये सारे लोगों को उसकी सुविधा मिले, जो कार्ड नहीं है उनको भी सुविधा मिले, इसलिए शुरू हुआ था। राइट। तो हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सीमा जी हैं। सीमा जी भी एक ग्रुप की मेंबर हैं जिन्होंने लोन लिया है। सीमा जी, आप थोड़ा सा बताएंगी कि आपने किस हालात में लोन लिया, कितना लिया, और क्या फायदा हो पाया आपको ग्रुप से जुड़ने का? मैम मैंने बीमारी के लिए लिया था, देवर को पथरी हो गई थी, इसके इलाज के लिए पैसे लिए थे लोन। अच्छा, और कितना आपने लोन लिया था? मैम 16,000। आपने यहाँ से लोन लेने के लिए क्यों सोचा? कोई और जरिया था आपके पास? मैम जरिया तो काफी थे, लेकिन इसमें हमें कम ब्याज लग रहे थे। बाहर से लेती तो हमें महंगा पड़ती, 5% पे तो मिलती है, यहाँ से 1 से 2% पे लोन ले सकती हूँ, तो हम्म। मुझे इसमें कम ब्याज देनी पड़ती है। अच्छा, तो आपने ग्रुप से लोन इसीलिए लेना चाहा क्योंकि आपको ब्याज कम देना पड़ता है? हाँ जी। जी। हमारे साथ कुंती जी हैं। कुंती जी, आपने भी लोन लिया है ना? आप अपने ग्रुप का नाम बताएंगी? मेरा ग्रुप का नाम उजाला है। और आपने किस चीज के लिए लोन लिया? वह मेरे हस्बैंड बीमार पड़ गए थे, तो अच्छा, उन्हीं के लिए इलाज किया। क्या बीमारी थी? उनको ज़्यादा ही बुखार हो गया था, 106 हो गया था, तो अच्छा। उसमें प्लेट्स कम हो गई थी। अच्छा, तो फिर आपको एक तरह से इमरजेंसी में आपको लेके जाना पड़ा, तो आप प्राइवेट में क्यों ले गए? प्राइवेट में इसलिए लेके गई कि सरकारी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और बिना लाइन का कोई काम होता नहीं है। उनको जल्दी बोला था जल्दी भर्ती कराने के लिए, हम्म। तो इसलिए हम प्राइवेट में ही लेके गए। ठीक है ममता जी, थैंक यू।
रमन जी, मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारे फॉर्मल सिस्टम्स हैं वो क्यों नहीं इस लेवल पे पहुंच पा रहे हैं? एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस जो अर्बन स्लम्स है उसमें इतनी कम क्यों है? अपने अनुभव के साथ जोड़ करके मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो एक चीज़ ये है कि हमने जो प्रायः देखा है, स्वस्थ सखी और सक्षम सखी की बात आप कह रहे थे, जी। तो ये तो स्वस्थ सखियों की या सक्षम सखियों की जो बातें सरकारों के अंदर पहुंचाने के लिए अपनी प्रशिक्षित कोई कार्यकर्ता है कि नहीं, वो एक मुद्दा है। यदि नहीं है तो वैसे कोई किसी को समुदाय के स्तर से भी तैयार करने की जरूरत पड़ सकता है। दिल्ली में ऐसी चीज़ बनाई गई है मोहल्ला क्लिनिक। ये मोहल्ला क्लिनिक जो है, इसका मकसद ये था कि जो शहरी गरीब जहाँ जहाँ रहते हैं उनके पास में वो जाकर के उनको दवाई और जो टेस्टिंग जो है, ये दोनों चीज़ और प्रशिक्षित डॉक्टर से उनको मतलब उपचार मिल सकें। मोहल्ला क्लिनिक जब शुरू करा था उसकी भी जो है डिज़ाइन वाली उसमें हम लोगों ने इस बातों को बहुत ध्यान से रखा था कि ये कैसे लोगों के साथ जो है सम्मान के साथ व्यवहार करें, उनकी अपनी ओनरशिप इसके अंदर ना हो, और उनको जो है वो जो डॉक्टर लोग या वहाँ के लोग जो कुछ ऐसी भाषा में बात करें जिससे कि जो भी लोग जो है अपनी गरिमा खोएं जैसे महसूस करते हैं, तो फिर लगता है उनको कि मैं यहाँ से बेहतर जो है कोई ऐसी पर्सन के पास जाऊँ जो मेरे से अच्छे से बात करें, मेरे को सम्मान करें, मेरे को आदर दें। ये जो एक मूल चीज़ होती है जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में। दूसरी चीज़, हमने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का एक नॉर्म, ये आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली की कई सारे जो अस्पताल है, इतनी प्राइवेट कंपनी है जो बड़े बड़े चार्ज लेते हैं लोगों से। वो हॉस्पिटल से ज़्यादा होटल हो जाता है, जहाँ पे मतलब एक दिन की किराया वो 7,000 से 14,000 15,000। दिल्ली में ऐसे भी हॉस्पिटल है, मैं उसको होटल ज़्यादा कहूँगा, जहाँ वो 40,000 की एक दिन का रूम का किराया लेते हैं। तो कानूनन उनकी एक बंधन होता है कि जो सरकार जिसके लिए काम करती है, खासकर जो आर्थिक रूप से जो कमजोर तबका है, जिसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कहते हैं, उनको जो सरकार जैसे सेवा देती है फ्री सेवा दें, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ा विवेचना जो है वो करते हैं। जो पैसा देने वाले और नहीं पैसा देने वालों के बीच में वो वार्ड में जो है कुछ 5-6 बेड ऐसे डाल देते हैं और उसको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाली डिवीजन जैसे बना देते हैं। उसके अंदर नर्सेस की जाना और डॉक्टर्स की जाना, इलाज करना, वो सारी चीज़ें बहुत सामान्य तौर पे होता है। और उनको जो दवाइयाँ वगैरह उनको देना चाहिए, बाकी लोगों के लिए जो दवाई लिखते हैं, इनके लिए दवाई लिखते हैं, उसमें फ़र्क है। यही कहानी आपकी इंश्योरेंसेस का भी आता है। और इंश्योरेंस की एक्सपीरियंस भी ये देखें तो उसमें सबसे मतलब बुरी बात तो ये है कि जो स्लम्स में रहने वाले ज़्यादातर लोग या इनफॉर्मल और इवन फॉर्मल सेटलमेंट में रहने वाले ज़्यादातर लोगों के पास वो डिजिटल हेल्थ मिशन के अंदर अभी एनरोलमेंट वगैरह हो गया है, हो जा रहा है। लेकिन जो PMJAY जो इंश्योरेंस है आपका, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको कहते हैं, या उसकी पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कहते थे, RSBY, तो इन चीज़ों में आपका एनरोल करने के लिए, जो आपकी नाम लिखवाने के लिए जो बेसिक क्या आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो होनी चाहिए, वो चीज़ें मतलब की वजह से लोगों को उसके अंदर एनरोल नहीं हो पाते हैं। दूसरा, जिसकी काम है सुबह सुबह जा करके लोग लेबर के लिए हमको बुलाए के ले जाएं करके कहीं, जिनको खड़ा रहना और शाम तक ही वापस आ पाते हैं, उनके पास वो समय नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो जाएं और अपनी थंब इम्प्रेशन वगैरह देके उसमें जुड़ जाने की कोशिश करें। ऑनलाइन भी वो जो है, भले ही सरकार ने सुविधा दिया है, ये सुविधाएं वो लोग यूज नहीं कर पाते जिनके लिए सबसे जरूरी। तो सबसे जरूरतमंद लोगों में 25% से ज्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हो रहा है, तो मतलब 75% के करीब लोग जो है छूट जा रहे हैं। तो मैं इस बात को तो समझ गया कि प्रॉब्लम है, लेकिन इसका समाधान क्या? एक तो हमारी जो मोहल्ला क्लिनिक्स है, आप जहाँ भी आपके पास का जो मोहल्ला क्लिनिक्स है, उसके अंदर उनके अंदर एक दबाव बनाने के लिए आपकी जो समूह है, एक या दो समूह, जितने भी सखियों का समूह है, वो वहाँ का एक मोहल्ला समिति में उसको थोड़ा बड़ा तरीके से देखें, उसमें आदमियों को भी ले आकर के एक मोहल्ला समिति बनाया जाए। उस मोहल्ला समिति जो है वहाँ का डॉक्टरों से, मोहल्ला क्लिनिक की डॉक्टरों के साथ बातचीत करके देखो ये हमारी प्रॉब्लम है, आपको इस तरीके से करने की जरूरत है, थोड़ा टाइमिंग को यदि लेकिन एक मोहल्ला समिति जैसे चीज बन जाए, मिलकर के बातचीत करने लग जाएंगे, अकेले अकेले बातचीत ना करके आप 10-12 महिलाएं जाकर के उनसे बातचीत करें, तो उनको भी कुछ चीजें सही करने की जरूरत पड़ती है। और मोहल्ला समिति की जो है महिलाएं मॉनिटर करना शुरू करें, किन किन चीजों में वो अच्छे काम करती है, उसको आप मतलब अच्छा मान लीजिए, किन किन चीजों में उनकी सहायता कम पड़ रहा है,
वो मार्क कर लीजिए। तो हर मतलब 6 महीने में एक बार वो मोहल्ला क्लिनिक जो है हमारी जो मोहल्ला के लिए कितना अच्छा काम कर पा रहा है। दूसरा जो है, एक चीज़ आपकी जो स्व सहायता समूह की नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से कितना लिंकेज है मुझे पता नहीं। तो उसको उसके साथ आप जोड़िए। आपकी एक जो है, जैसे आपका एनरोलमेंट होके बैंक अकाउंट खुल जाता है तो उसमें एक 10 लाख या ऐसे कुछ पैसे जो है, अलग अलग स्टेट ने अलग अलग तय किया है, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन एक सीड मनी जो है आपके पास आ जाता है। वो सीड मनी आपकी बैंक अकाउंट में सरकार की ओर से एनयूएलएम की ओर से डाला जाएगा। और एनयूएलएम के अंदर एक खासियत ये है, उसकी 10% की जो मिनिमम जो है वो गरीबों की और सबसे जो मुश्किल में जीने वाले लोग सुविधा के लिए वैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपका एनयूएलएम कोऑर्डिनेटर से आप जब बात करेंगे तो आपको उस स्पेशल कैटेगरी के अंदर डालें तो उसके लिए विशेष कुछ प्रावधान भी एनयूएलएम के अंदर से हो सकता है, जिसमें हेल्थ एक प्रमुख मुद्दा हो सकता है। हेल्थ भी हो सकता है, पानी हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती है। तो आप जो है बाहर से जो चीज़ें आपको सर्विसेज आप खरीद रहे हैं, वो चीज़ें हो सकता है कि आपकी समूह आगे चल के स्वयं प्रमोट कर सकती है, प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आप कैसे दे सकते हैं लोगों को। आज की तारीख में आप जो है 20 लीटर पानी मिनिमम जो है 15 रुपए से लेकर के कोई लोग 25-50 रुपए में भी खरीद रहे हैं। तो वहां से लेके कई सारे चीजों में इंटरवीन करना इस एनयूएलएम के अंदर से संभव है। और उसमें से थोड़ी पैसे जो है आप इस फंड के लिए डाल सकते हैं। आपकी रिजर्व फंड हो सकता है, जिसको हम रिस्क पूलिंग फंड कह सकते हैं। ब्याज लेने वाले जो लोग हैं, उधारी देते हैं, वो बताते हैं 2% कम देंगे, 3% की हम देंगे, लेकिन उनका 2% का मतलब ये होता है कि वो 2% महीने में लेते हैं। तो ये जो है सालाना है कि महीना है, ये सोचने की जरूरत है। 3% महीना ले रहे हैं तो उसका मतलब है वो सीधा 36% आपसे ले रहे हैं सालाना। लेकिन वो कितना दिया, हम उनको कितने वापस दिए, उन्होंने कितना कमाया और हमको कितना उल्लू बनाया, ये हम समझ नहीं पाते। रिस्क पूलिंग कैसे किया जा सकता है, उसके लिए जो है एक टोकन फंड वहां पे हर एसएचजी के साथ कैसे जमा हो और उसको जो है उपयोग करने की, देने की विधि क्या हो। चूंकि उसमें संभालने वाले और लेने वाले जब अलग अलग होते हैं, वो अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। संभालने वाले और लेने वाले एक होते हैं तो दूसरी कानून होना नहीं चाहिए। ये सब चीजों को लेते हुए उसका कुछ विधि जो है पहले से बना के रखने की जरूरत है, जिससे कि सबको न्याय उसमें से मिलता जाए। और फाइनली ये है कि हर जो है स्लम में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। मैं वेस्ट बंगाल के एक मॉडल से बता रहा हूँ। उन्होंने हर पंचायत से एक पर्सन को चुना था, जिसको उन्होंने 10th की तक और 12वीं तक और उनकी जो मेडिकल एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन, सबके लिए उन्होंने वो एक एक पर्सन जो चुने थे अपनी ओर से फिनेंस किया था। तो हम लोग किस तरीके से अपनी ही कम्युनिटी के अंदर से आगे चल के एक 5 साल या 10 साल की योजना ऐसे बना लें कि हमारी एक एक मोहल्ले में से अपना एक डॉक्टर होंगे, अपना एक नर्स होंगे, अपना एक बैंक की ऑफिसर होंगे, ताकि वो एक एम्पैथेटिक अप्रोच के साथ हम चीज़ों को कर सकेंगे। थैंक यू सर। वो आपने बहुत कुछ चीज़ें आपने बहुत ही ज़रूरी, जो शायद जो हमारी एसएचजी ग्रुप्स की महिलाएं हैं वो काफ़ी इसमें से ले सकती हैं, आपने जो बताया है। एंड आई थिंक ये बहुत इनकरेजिंग है हम सबके लिए, क्योंकि एसएचजीज में जो कॉन्फिडेंस आता है ग्रुप्स का, विमेन का एक इकट्ठा होने का, उस कॉन्फिडेंस को लेते हुए महिलाएं बहुत कुछ कर जाती हैं। एंड ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एसएचजी की।